नमस्कार दोस्तों। नोटबंदी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। आपको याद होगा कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था और वित्त मंत्री थे उस समय अरुण जेटली, जो अब इस दुनिया में नहीं है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर के महीने में 2016 में और लंबी लंबी कतारें लगी थी। लोग नोट बैंकों में जमा कराने के लिए जब लगे थे, बहुत सारा कुछ हुआ था। पूरे देश में महीनों तक हंगामा होता रहा था। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की ज़बरदस्त आलोचना की थी कि इस तरीके से अचानक नोटबंदी कर दी गई, लोगों को परेशान किया गया। 1000 और 500 के नोट एकदम से बंद किए जा रहे हैं, ये सही नहीं है। और इसके बाद का जो काल है, लगभग 6 साल का कार्यकाल, आप समझ सकते हैं कि पूरे 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से भी एक महीना ऊपर हो चुका है नोटबंदी को हुए, और बहुत सारे मामले कोर्ट में चल रहे थे। अलग अलग अदालतों में बहुत सारे मामले दर्ज हुए। फिर इन सब मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और सुप्रीम कोर्ट में इन सब मामलों को ये लिस्टेड किया गया कि आखिरकार कौन से वो मामले हो सकते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। और ऐसी 58 याचिकाएं थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक साथ सब पर फैसला देंगे, सब पर सुनवाई एक साथ होगी, क्योंकि सब नोटबंदी से जुड़ी हुई थी। मुद्दे सबके अलग अलग थे, लेकिन मूल में सबके नोटबंदी वाली ही बात थी। और आज उस पर एक बड़ा फैसला आया है। पहले मैं आपको फैसला बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस बारे में क्या प्रतिक्रियाएं हैं और इसका नफ़ा नुकसान वाला जो एंगल है वो किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटबंदी को लेकर सरकार ने सभी नियमों का पालन किया। 6 महीने तक सरकार और आरबीआई के बीच इस मामले को लेकर बातचीत हुई और इसके बाद फैसला लिया गया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने इस पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और याचिकाकर्ताओं की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद पिछले 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कहा था कि हम आने वाले समय में इस पर फैसला सुनाएंगे। 2016 में 8 नवंबर की रात को मेरे ख्याल में 9 बजे अनाउंस हुआ था। हम ऑफिस में बैठे हुए थे और टीवी पर अचानक मोदी जी अवतरित हुए थे। उन्होंने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया था। सरकार के इस ऐलान के बाद देश भर के बैंकों, एटीएम पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखी थी। लोगों ने पुराने नोट बदलकर नए नोट हासिल करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की थी। सरकार के नोटबंदी के फैसले को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। केंद्र सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। विपक्ष का कहना था कि यह एक तरह का घोटाला है, इसमें राहुल गांधी सबसे आगे थे। इसके खिलाफ कोर्ट में 58 अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई थी और इन पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 दिसंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। 7 दिसंबर 2022 को नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर इस बेंच के अध्यक्ष थे। इस बेंच में जस्टिस नजीर के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस B रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना, जो महिला हैं, वो शामिल रहे। याचिका में आखिर दलील क्या दी गई थी, ये भी जरूर जान लीजिए। याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से दलील दी गई थी कि इस मामले में आरबीआई कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता P चिदम्बरम कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने दलील दी थी कि केंद्र सरकार कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है और यह केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर किया जा सकता है। इस पर केंद्र ने जवाब दिया था। केंद्र ने इसे एकेडमिक मुद्दा बताया था। सरकार ने कहा था कि अदालत ऐसे मामले का फैसला नहीं कर सकती है जब बीते वक्त में लौटकर कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है। अब जो हो गया, उसमें क्या कर सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को 7 दिसंबर को निर्देश दिया था कि वे सरकार के 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट को बंद करने के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करें, जिसके बाद सरकार और आरबीआई की तरफ से इस मसले पर सील बंद लिफाफा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, लिफाफे में रखकर। अटॉर्नी जनरल और R वेंकट रमणी ने नोटबंदी की वजहें समझाते हुए ये कहा था
कि नोटबंदी कोई अकेला कदम नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक आर्थिक नीति का हिस्सा था। ऐसे में यह संभव नहीं है कि आरबीआई और सरकार अलग थलग रहकर काम करते रहें। आरबीआई और केंद्र सरकार एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करते हुए काम करते हैं। आरबीआई ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड मीटिंग के दौरान आरबीआई जनरल रेगुलेशंस 1949 की कोरम, जो बैठक में एक निश्चित सदस्यों की संख्या होती है, उससे जुड़ी शर्तों का पालन किया गया। रिजर्व बैंक ने बताया कि इस बैठक में आरबीआई गवर्नर के साथ साथ 2 डिप्टी गवर्नर और आरबीआई एक्ट के तहत नामित 5 निदेशक शामिल थे। ऐसे में कानून की उस शर्त का पालन किया गया था जिसके तहत 3 सदस्य नामित होने चाहिए। नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नजीर 2 दिन बाद यानी कि 4 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट से पहले उनका ये बड़ा फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर्स की बातें मैंने पढ़ी जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और उन्होंने कहा कि इस कोर्ट के आदेश के बाद इस पर राजनीति अब खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें जो जज हैं 5 जज हैं और इसमें से वोटिंग हुई, 4 जजों ने इसे सही ठहराया और 1 जज ने इसको गलत ठहराया। मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि जजों में क्या मत भिन्नता इस मामले को लेकर थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना, उन्होंने इससे असहमति जताई। उन्होंने अचानक की गई नोटबंदी को गैरकानूनी माना। उन्होंने कहा 500 और 1000 रुपए के नोटों की पूरी सीरीज को बंद कर देना गंभीर मामला है और सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने ये कहा कि कानून के जरिए नोटबंदी की जानी चाहिए थी, न कि नोटिफिकेशन के जरिए। नोटबंदी के लिए आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से काम नहीं किया और सिर्फ केंद्र के फैसले को मंजूरी दी। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई से राय मांगी गई थी और इसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता। नोटबंदी के कानून पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। इस प्रक्रिया को सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन से नहीं किया जाना चाहिए था और देश के लिए इतने अहम मुद्दे को संसद के सामने रखा जाना चाहिए था। साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि आरबीआई ने जो रिकॉर्ड पेश किए हैं उसमें केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक लिखा गया है और यह दिखाता है कि आरबीआई की ओर से आवेदन या सिफारिश नहीं की गई थी और यह पूरी कवायद 24 घंटों में की गई थी। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि आरबीआई भी करेंसी की सभी सीरीज को बैन नहीं कर सकता, क्योंकि धारा 26(2) के तहत किसी भी सीरीज का मतलब सभी सीरीज नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार को 8 नवंबर को नोटबंदी का जो फैसला लिया गया वो गैर कानूनी था। लेकिन इसके जो पक्ष में दलीलें दी गई हैं अब वो सुन लीजिए क्यों सही है। देखिए, जस्टिस गवई ने बहुमत वाला जो फैसला है उससे पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और टेरर फंडिंग जैसे अपराधों को रोकने के मकसद से नोटबंदी हुई थी और अब ये प्रासंगिक नहीं है कि वो मकसद हासिल हुए या नहीं। ये नहीं कहा जा सकता कि पुराने नोट बदलने के लिए 52 दिन सही थे या नहीं। किसी भी फैसले को इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि सरकार ने लिया था। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। जस्टिस गवई ने कहा कि आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वो किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है। सरकार चाहे तो सभी सीरीज को डिमोनेटाइज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान और आरबीआई एक्ट ने केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक 2 बार नोटबंदी हुई है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन 2 बार हुआ है। एक बार 70s में हुआ था जनता पार्टी की सरकार के समय, और ये तीसरा मौका था। आरबीआई अकेले नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता है। और आप सब जान ही रहे होंगे कि इस बारे में बहुत सारी याचिकाएं हुई, बहुत मामले चले। याचिकाकर्ताओं की भी बात बताता हूं कि क्या क्या हुआ। नोटबंदी के लिए सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई उसमें खामियां थी। याचिकाओं में लिखा गया था कि उसे रद्द किया जाना चाहिए। यह सबसे खतरनाक फैसला था जिसने देश के कानून का मजाक बनाकर रख दिया था। सरकार तभी नोटबंदी कर सकती है जब आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की ओर से इसकी सिफारिश की जाए। सरकार ने अहम दस्तावेज भी नहीं दिखाए, जिसमें 7 नवंबर को आरबीआई और सरकार के बीच हुई बैठक और आरबीआई की बोर्ड मीटिंग से जुड़े दस्तावेज भी शामिल थे। केंद्र सरकार ने तर्क इसमें यही दिया कि जाली नोट, बेहिसाब संपत्ति, ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग जैसे मामलों को रोकने के लिए हमने ऐसा किया था और इसका हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी भी बढ़ी थी। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं।
हालांकि आरबीआई ने यह भी बताया था कि नोटबंदी के समय देश भर में 500 और 1000 रुपये के कुल 15.41 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। इनमें से 15.31 लाख हजार करोड़ के नोट सिस्टम में वापस आ गए, यानी 500 और 1000 के 99% से ज़्यादा नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। यानी कि जिस मकसद से सरकार ने ऐसा किया वो काफ़ी हद तक सफल रहा। देखिए, इसमें पॉलिटिकल मामला बहुत बनता है। मायावती जैसे दल बर्बाद हो गए जो कैश में टिकट बेचते हैं और प्रत्याशियों से जो पैसा लेते हैं उनके बंडल बनाकर जिनके यहाँ रख दिए जाते हैं, नाम डाल कर कि ये अनिल कुमार ने दिया या सुनील कुमार ने दिया, और फिर उसी को पार्टी के फंड में इस्तेमाल किया जाता है। उन जैसी पार्टियों के लिए बड़ी दिक्कत हुई थी। और ये जो 1% नोट वापस नहीं आए वो ज़्यादातर ऐसे ही लोगों के नोट थे जो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में थे, 200-400 करोड़, और यही सबसे ज़्यादा परेशान हुए थे। टीवी चैनल्स भी बहुत सारे परेशान हुए थे। मुझे याद है कि अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे, उनके मित्र थे रजत शर्मा, जो चैनल के संपादक भी हैं, इंडिया टीवी के मालिक भी हैं। उन्होंने बहुत सारी खबरें इसके खिलाफ चलाई थी। उसके बाद अरुण जेटली ने पर्सनली फ़ोन करके रजत शर्मा से कहा था, यार आप तो हमारे मित्र हैं, आप हमारे खिलाफ खबरें क्यों चला रहे हैं? ज़रा जाकर देखिए कि ये जेन्युइन काम हो रहा है और हमने ब्लैक मनी वालों को ही, उन पर ही शिकंजा कसने के लिए ऐसा किया है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि शायद रजत शर्मा जी के कुछ पर्सनल पैसे कहीं पर फंसे हुए थे और उनके पैसे भी बर्बाद हो गए, वो वापस बैंक में नहीं पहुंचा पाए, इसलिए वो नाराज़ हो गए थे कि अरुण जेटली तो मेरे दोस्त हैं, कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था। इस तरह की बातें उस समय मार्केट में खूब चली थी। दूसरे, इस पूरे मामले को लेकर जनता सबसे बड़ी चीज़ है। जनता क्या सोचती है? 2016 के नवंबर में ये फैसला हुआ और मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ 25 साल के बाद सत्ता में धमाकेदार वापसी की। और इसी फैसले से लोग ये मानने लगे थे कि नोटबंदी के फैसले को बीजेपी के समर्थन में लोगों ने इसे जेन्युइन माना है और लोगों ने कहा कि इसके पीछे भले ही वो फेल रहा या सफल रहा, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लोगों ने जेन्युइनली ये महसूस किया कि ये जो फैसला था सरकार का, ये गुड फेथ में था। इसके जरिए सरकार सही मायनों में ब्लैक मनी को अंदर करना चाहती थी और ब्लैक मनी करने वालों की मनी को टप करना चाहती थी। अब ऐसा तो होता ही है कि जो जेन्युइन लोग होते हैं उन्हें भी परेशानी होती है। जिन्हें लोगों को 2000-5000 रुपये बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा, निश्चित रूप से कुछ समय तक वो समय कष्टकारी जरूर रहा, लेकिन लोगों ने ये महसूस किया कि इसका जो कॉज था, इसके पीछे जो पर्पज़ था, वो पॉजिटिव था। रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने महत्वपूर्ण काम किया और यह फैसला देश हित में किया गया था। इससे अर्थव्यवस्था भी साफ सुथरी हुई। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज का एक फैसला है बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि ये पूरी नीति आतंक के वित्त पोषण, जाली नोट, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग आदि को रोकने के लिए थी। और रविशंकर प्रसाद ने यह भी पूछा कि राहुल गांधी ने नोटबंदी के खिलाफ अभियान चलाया था, तो क्या अब वह अदालत के फैसले के बाद पूरे देश से माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन कांग्रेस इस पर दूसरे ही सुर बोल रही है। कांग्रेस की ओर से जो इसमें ट्वीट किया गया है वो भी प्रकाश में आ गया है। कांग्रेस ने इस पर यह ट्वीट किया है कि जिन 4 जजों ने नोटबंदी की प्रक्रिया को सही ठहराया है, उन 4 जजों ने नोटबंदी के परिणाम पर टिप्पणी नहीं की है। हमारी आपत्ति परिणाम पर थी। इससे एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गया। जो मीडियम स्केल और छोटे स्केल के जो बिजनेसमैन हैं वो प्रभावित हुए और लाखों नौकरों की नौकरियां चली गई। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने इस पर यह प्रतिक्रिया दी है। तो इस पर मिक्स प्रतिक्रिया आ रही है और इन सब प्रतिक्रियाओं के बीच इतना तो तय है कि मोदी सरकार के लिए ये फैसला राहत भरा है। कम से कम अब वो ये कह सकते हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने साबित कर दिया है कि ये फैसला हमारा काफ़ी हद तक सही था। अलबत्ता लोग बाग इस पर ये मुद्दा तो जरूर बना ही सकते हैं कि एक जज की राय अलग थी, लेकिन 4 जजों ने इसे सही ठहराया और यही कोर्ट का काम करने का सही मायनों में तरीका भी होता है। इस पर विस्तार से चर्चा हुई। आशा करता हूं कि मैंने सभी मुद्दों पर आपको जानकारी दी होगी। इसके राजनीतिक पहलू को भी हमने छुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वरना आपको मेरे लाइव आने का पता नहीं लगेगा, जैसे कि मैं इस समय लाइव आया हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।